हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं मनी सप्लाई के, जो कि आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को इकोनॉमी के अंदर। उसके कंटेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने बैंक रेट को जान लिया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को जान लिया था और ओपन मार्केट ऑपरेशन को जान लिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में श्रेय आपका डाउट है कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई ने जो लॉन्च करा था साल 2019 में क्या था। ऑपरेशन ट्विस्ट की इंस्पिरेशन मैं फिर से बता देता हूँ। आरबीआई ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक से ली थी, जो अमेरिका ने 1961 में अपने देश के अंदर करा था। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो आरबीआई है उसने लंबे समय के अंदर जो इंटरेस्ट रेट थे उसको कम कर दिया था। अगर लंबे टाइम के लिए श्रेया कोई आप बड़ा लोन ले रहे हो, उस पर इंटरेस्ट रेट ही अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी ज़िंदगी तो हेल हो जाएगी, किसी की भी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, क्योंकि उसके पूरे उस लोन पीरियड के टाइम पर उसके सर पर एक ही टेंशन की तलवार मंडराती रहेगी कि मुझे तो इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ जो मूल है वो रकम चुकानी है, अलॉन्ग विद ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट देना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट। अब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को अगर प्रमोट करना है तो जो लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट रेट है उनको तो कम करना पड़ेगा ना। ये वाला काम आरबीआई ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की हेल्प करने के लिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के अंदर भी करा था। लॉन्ग टर्म रेपो रेट के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था, जो रेपो रेट की जो दरें होती हैं उसी 4% की रेपो रेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 1 से 3 साल के लोन देना इशू कर दिए थे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अंडर एलटीआरओ, है ना। अब ऐसी लंबे समय में इन्वेस्टमेंट को अगर प्रमोट करना है तो इंटरेस्ट रेट को तो कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कोई आपसे ये बोले कि आप मेरे पैसे 1 से 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए रख लो, अब वो ब्याज ही अगर बहुत ज़्यादा उस पर मांगेगा तो यू विल बी डिस्करेज्ड। क्यों करोगे आप लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लग रहा होगा अगर उस पर, तो है ना। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ रहा है आरबीआई के पास, लेकिन जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह से जो जा रहा है उनको तो टेंशन है ना। तो ये कैसे करा गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, जहां पर वैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना इन द ओपन मार्केट, दैट इज इन द पब्लिक बाय आरबीआई। अगर आरबीआई सेल करते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो उससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। कैसे, आरबीआई जो कैश बैलेंसेज है वो मार्केट से विड्रॉ कर लेता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई ने क्या करा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो थी, ठीक है, उनको बेच दिया और लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटीज थी उनको बाय कर लिया। अब लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटीज को बाय कराना, उस पर इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो थी उन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता था, उन सबको बेच दिया। जब आरबीआई ने ये शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेची श्रेया, तभी तो ये अवेलेबल हो पाई होंगी स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदने के लिए। जब आरबीआई कुछ चीज बेचेगा ही नहीं, पीएनबी अपने शेयर रिलीज ही ना करे, आप कैसे खरीद लोगे। आपके पास स्टॉक मार्केट की ऐप है फोन के अंदर, आप कैसे खरीद लोगे पीएनबी के, आईसीआईसी बैंक के शेयर, अगर वो बेचे ही ना। समझ रहे हो अर्पित। आशमा, आरबीआई ने क्या करा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज थी उनको बेच दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अंदर मान लो कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स इंट्रोड्यूस कर दिए बेच के। अभी तक ये शेयर्स किसके पास पड़े हुए थे, सिक्योरिटीज किसके पास थी, हैं आरबीआई के पास। बेचा तो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हो गए तो वो लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए आरबीआई ने रेडी करवा दिए। और इसी में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपने नोट करा श्रेया, स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे में बहुत हाई फीस लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप जिंदगी भर मरते दम तक के लिए शेयर्स को होल्ड कर लो, पैसा नहीं लगता, बाइंग की कोई चार्जेस नहीं है। रेट्स के नहीं, रेट्स नहीं, हाँ बेसिकली ये इसी के लिए कि अगर कोई इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, हाँ वो इन्वेस्टेड अमाउंट तो घूमेगा ना। देखो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करे, वो कॉन्ट्रैक्ट से पैसा आएगा मेरे पास लंबे समय के लिए। भाई मैं किसी को ये बोलूं कि आप ना मुझे 10 रुपए दे दो, मैं 10 साल के बाद आपको उसके 100 रुपए बना कर दूंगा,
अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो रेडी हैं, जिन पे मैं बेसिकली कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि उनको इंटरेस्ट कितना अच्छा दे रहा हूँ उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, लंबे समय के लिए कोई फीस वगैरह भी चार्ज नहीं कर रहा उनसे भी, वो करके कोई इंट्रोड्यूस करके उनको अपने ये स्कीम बेचकर, तो वो इंकरेज नहीं होंगे, बताना जरा, इंसेंटिवाइज नहीं होंगे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं उनको बस ये बोलूँगा देखो पेशेंस के साथ रुकना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर चाहिए तो मैं उनसे बोलूँगा देखो रिस्क इन्वॉल्व है, फिर यही आरबीआई ने करा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो आरबीआई की शॉर्ट टर्म की जो सिक्योरिटीज थी उनको बेच दिया, ताकि उसको लंबे समय के अंदर कन्वर्ट करा जा सके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा जा सके। और इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, जब आप इंट्राडे के अंदर शेयर्स खरीदते हो ना आशिमा, उसको कहते हैं इंट्राडे। तो आपको 3:30 बजे से पहले अपनी जो पोजीशंस होती हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, और इस टाइम अभी आप जानते हो क्रिप्टोज और स्टॉक मार्केट के ऊपर जो यूपीएससी हर साल 2 सवाल पूछता है, इस साल भी उसने पूछा। ठीक है, आपको अपनी पोजीशन जो है वो जो क्विट करनी पड़ती है ना, उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, वरना आपका ब्रोकर खुद कर देता है उसको स्क्वायर ऑफ। अगर आपने खुद नहीं करा तो ब्रोकर फिर आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाता है, 5 से 6 रुपए की, 7 रुपए की, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। 3:30 बजे से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट खुद कैंसिल करना पड़ता है, आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे इकोनॉमी के लेक्चर्स देखो, नितिन सिंघानिया वाले भी, सीबी सचदेवा वाले भी, और इकोनॉमिक सर्वे वाले भी, मैंने आशिमा याद है रियल में अपनी पोजीशंस दिखाई थी धन के अंदर, वो लॉस पे चल रही होती थी, कभी प्रॉफिट में चल रही होती थी। मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे उसको 2022, 23, 24 में थोड़ी ना निकालना है, वो तो लंबे समय के लिए छोड़ दिया मैंने उनको, तो मैं 2050-60 में निकालूंगा जब वो 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। समझ गए? अगर आज मैं उन पोजीशन को निकाल दूं श्रेया, तो यानी कि मैंने उन शेयर्स को बेच दिया, अब वो किसी और के लिए बाइंग के लिए अवेलेबल हो गए। लेकिन मैं जानता हूं कि लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना पड़ेगा उसे। तो आरबीआई ने क्या करा, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में प्रमोट करने के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बेच दिया और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को बाय कर लिया। और इसको हम कहते हैं कि कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, और इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। ये था ऑपरेशन ट्विस्ट इसका। और जैसा कि मैंने बताया था, अब हमारे एग्जाम के लिए इसकी कोई रेलेवेंस है नहीं खास, बस ये आ सकता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट किसका ऑपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, या फिर आर्म फोर्सेस ने कोई बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन लॉन्च करा था, उसका नाम है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आरबीआई, क्योंकि जब 2019 का प्रीलिम्स का पेपर अटेंड करा था मैंने, तो टेस्ट सीरीज के अंदर ये चीज़ें आती थी कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा कोई ऑपरेशन है, कोस्टल सिक्योरिटी का कोई ऑपरेशन है, इंडिया और यूएसए ने साथ में मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करा, क्या आरबीआई का है? नाम से क्योंकि पता लग रहा है जहाँ ऑपरेशन आ जाए हम यही सोचते हैं आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ओके, आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या? अपनी तिजोरी में स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कुछ अमाउंट रखना ही पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन, अपनी तिजोरी में मत रखो,
आरबीआई के पास पार्क करवा दो। इसका एम क्या होता है? तुम यानी कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगर डूब गए या बर्बाद हो गए तो पब्लिक को अपना पैसा वापस मिल जाए। मकसद क्या है? मकसद बेसिकली ये है पब्लिक का बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ एक सिंगल बैंक के डूबने से हिल सकती है। जो मैंने हिंदी अनुवाद लिखा, पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई? पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? आगे टॉपिक छोड़ो, ये क्या लिखा है इकोनॉमिक्स का, ये सब गोली मारो, ये बेकार की बातें। पहले बताओ जो मैंने हिंदी लिखी है ये समझ में आया आपको? एक बार रिपीट करते हैं। रिजर्व मतलब आपको कुछ पैसा रखना है। दो ऑप्शन है आपके पास, पहले मैं इसको लिख दूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन है, अपनी तिजोरी में आरबीआई कहता है अपनी तिजोरी में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट रखना ही पड़ेगा। कुछ अमाउंट रखना ही पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, अपनी तिजोरी में मत रखो, कोई बात नहीं, आरबीआई के पास पार्क कर दो पैसा, उसकी तिजोरी में रख दो। मतलब एम क्या है इसका? आरबीआई बोलता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, तुम अगर डूब गए या बर्बाद हो गए, ये की टर्म है, डूब गए या बर्बाद हो गए तो पब्लिक को अपना पैसा वापस मिल जाए। तीसरी की टर्म वापस मिल जाए। क्यों? मकसद क्या है इस बात का?
पब्लिक का बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ एक सिंगल बैंक के डूबने से हिल सकती है। एक बात और लिख लेना, दिन रात का आरबीआई का एक कोर मकसद जो होता है वो क्या होता है, दिन रात जिसके ऊपर आरबीआई मुशक्कत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, प्रमोटिंग, कोट एंड कोट कर रहा हूं, बैंकिंग बिहेवियर ऑफ पब्लिक। ये टर्म यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम्स में यूज करी थी, बैंकिंग बिहेवियर। बैंकिंग बिहेवियर अगर प्रमोट होगा लोग बैंकों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक उस पैसे को सर्कुलेट कर कर लोन देंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी, प्लस लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली इससे जनरेट होगी, जिसका कोर इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी की बूस्ट पर। ये पूरी कहानी होती है, और इस कहानी को प्रमोट करने के लिए आरबीआई क्या मुशक्कत करता रहता है, दिन रात किस मकसद में लगा रहता है, जनता के बैंकिंग बिहेवियर को प्रमोट करना। जब ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चला था, डरते थे ना श्रेय हम लोग भी, पैसे कहीं अटक ना जाए, सामने वाले के पास चले जाए, वो कहीं नहीं पहुंचे हमारे पास, फोन पे पेटीएम जब ये चले थे। लेकिन धीरे धीरे कर कर आजकल हर कोई यूज़ करता है, चाहे 3 रुपए की पेमेंट करनी हो आशिमा, चाहे कहीं पर भी करनी हो, राइट। और ये क्या है जो लोगों ने अपनाया है, बैंकिंग बिहेवियर। अब मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, पहले बताओ बेस डेवलप हो गया, बेस डेवलप हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों के लेवल की तरह ये लिख रहा हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं बनता है फालतू की हिंदी विंदी यहाँ पर ये लिखने का ये, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितनी नॉलेज मेरे पास है और जिस बेसिक इन्फॉर्मेशन से मैं बच्चों की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ बिल्कुल आसानी से, मुझे समझ में आ जाता है कि ट्रैप कहाँ पर है। वो अंडरस्टैंडिंग और वो चील जैसी निगाह आप भी डेवलप कर सको और एकदम प्रो लेवल के बन सको। इकोनॉमी के क्वेश्चन जो छोड़ रहा है या जिससे नहीं बन रही यूपीएससी के पेपर के अंदर, उसकी इकोनॉमी कमज़ोर होती है। क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता यूपीएससी में इकोनॉमी का, इकलौते सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमी और पॉलिटी। इसके क्वेश्चन कोई नहीं बना पा रहा है या कोई कंफ्यूज हो रहा है ऑप्शन में, तो उसके सब्जेक्ट रेडी नहीं है वाले। कभी यूपीएससी के टफ क्वेश्चन चाहकर भी नहीं बना सकता, चाहकर भी नहीं बना सकता, बिकॉज दीज आर वेरी लिमिटेड नॉलेज सब्जेक्ट। बस एप्लीकेशन इसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, 2 रेशियोज यूज करे जाते हैं आरबीआई के द्वारा यहाँ पर। और रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, जो रिक्वायरमेंट्स
स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को मीट करनी पड़ेगी जो आरबीआई ने शर्त अनुसार रखी हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ। अब पहली रिक्वायरमेंट है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरी है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब हम पॉलिटी में वर्ड स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टैच्यूट। और स्टैच्यूट इज समथिंग विच इज कंसर्न विद बाय द नेचर ऑफ लॉ और एक्ट, राइट। अब आरबीआई में यहां पर कोई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कोई एक्ट और उससे तो डिराइव हुआ नहीं है, यानी कि ये एक एक्ट और लॉ जैसा एक प्रकार से प्रतिबंध है। बाध्य हैं बैंक इसके लिए, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बाध्य हैं, मतलब करना ही पड़ेगा, बंधे हुए हैं, वरना आरबीआई क्या छीन लेगा इनका? क्या छीन लेगा? लाइसेंस। कैश रिजर्व रेशियो, हमें सीबी सचदेवा की बुक या इकोनॉमी की कोई भी बुक और नोट जो है वो श्रेय यही बताते थे, बैंक को अपना कुछ कुछ जो अमाउंट है वो आरबीआई के पास पार्क करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। यही पढ़ा था, अगर आप अपने चाहे आप लोग नोट चेक करो सीबी सचदेवा में यही लिखा हुआ है आपने, है ना। इस चीज को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, वो 12वीं क्लास की बुक है, हेल्पर बुक। अब यहां पर जो यूपीएससी में जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है हम वो करते हैं। एज हमें जानने वाली बात ये हमारे लिए एससीबी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भाई क्या कितना पैसा दे देंगे, कितना पैसा रखना है, और वो डिसाइड कैसे होगा कि अलग अलग बैंकों का अलग अलग अमाउंट हमें देखने को मिलता है। तो एक्चुअली बैंकों के पास जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है, याद रखना कीवर्ड है डीटीएल नॉट एनडीटीएल। हम यहां पर किसको माइनस नहीं कर रहे हैं अर्पित? आज में किसको माइनस नहीं कर रहे हैं? अगर एनडीटीएल होता तो क्या माइनस हो जाता श्रेया? एसेट्स ऑफ बैंक। और डीटीएल में हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमी में इससे पहले वाले पोर्शन के अंदर? 1 + 2 + 3, याद है? डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, राइट। टोटल बैंक के जितने डिमांड और टाइम लायबिलिटीज होते हैं, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस को एडजस्ट करके, जो कि आरबीआई बताता रहता है, ठीक है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो, बाकी कैलकुलेट करके दो मुझे, उसको स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। और बैंक इसके लिए, अभी मैंने वर्ड यूज करा, बाध्य हैं, दे आर ऑब्लाइज्ड टू डिपॉजिट। लेकिन टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कितना अमाउंट, एडजस्टमेंट, कुछ एग्जेम्पशंस की कुछ चीजों को निकाल दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, उससे एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद भी डीटीएल का कितना अमाउंट, डिमांड लायबिलिटीज का, टाइम लायबिलिटीज का और अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कितना अमाउंट। एक मिनट रुकना जरा, यहां पर देखो, डिमांड लायबिलिटीज ये सारे कंपोनेंट बैंकों के, टाइम लायबिलिटीज ये सारे कंपोनेंट बैंकों के, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ये सारे कंपोनेंट। तो डीटीएल क्या निकल कर आता है? 1 + 2 + 3, और क्या है 1 2 3? डिमांड लायबिलिटी, आराम से समझो, टाइम लायबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, और कुछ एडजस्टमेंट सिस्टम है। कुछ एडजस्टमेंट मतलब क्या? वो देखो आरबीआई डिसाइड करेगा, वो हम नहीं बता सकते। अब आप कहो मुझे सर एडजस्टमेंट बता दो, भाई मेरे पापा आरबीआई के गवर्नर नहीं है ना, मैं हूँ, वो उनके बंद कमरों के अंदर बात होती है,
आरबीआई की पूरी वर्किंग जो है वो आपके सामने थोड़ी रखी जाती है, वो आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। जैसे मतलब वो ये बोल देगा कि कोई नहीं, अनपेड डिविडेंड को रहने दो, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट को रहने दो, गोल्ड डिपॉजिट को रहने दो, कैश कोलेट्रल को रहने दो, ये होती है एग्जाम्पशन। अगर वैसे बोले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सबको मार्क करके बैठ जाओ कि इसको रहने देता है आरबीआई, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल देख लिया, वापस चलते हैं। इसका कितना परसेंटेज पार्ट भाई, कितना सारा, कितने सारे गिया में दिख रहे हैं, कितना सारा अलग अलग टाइम लाइबिलिटीज़, डिमांड लाइबिलिटीज़ और अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के पास फंड होगा। कितना रखना है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कीवर्ड जान लो। मिनिमम परसेंटेज, यही खेलेगा बस यूपीएससी इसी कीवर्ड के साथ। क्या कर देगा इसे, मैक्सिमम परसेंटेज। और दिमाग में आपके पता है वो सही भी ऑप्शन बन जाएगा। आप सोचोगे हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई पहले अपने पास ही रखवा लेगा कि कहीं डूब ना जाए, वो ना डूब जाए। अरे नहीं, थोड़ा रिस्क फैक्टर पे आरबीआई चलने देता है बैंकों को। आरबीआई भलीन की माँ है, लेकिन अपने पल्लू से चिपका कर नहीं रखती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, वरना बैंकिंग बिहेवियर लोगों का कैसे प्रमोट करवाएंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। हर चीज़ के लिए अगर आरबीआई को ही साथ देना है तो आरबीआई खुद खाता खोल के ना बैठ जाए जनता का। आरबीआई किसी भी प्रकार का कैश रिजर्व रेशियो पे ब्याज नहीं देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट में देता है क्या, जब आरबीआई उनसे बोरो करके रख लेता है पैसा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट में देता है, लेकिन यहां पर देगा नहीं। ये क्या है, आरबीआई का एक वेरी गुड सेफ्टी क्लॉज। किसकी सेफ्टी, पब्लिक के डिपॉजिटेड फंड्स की सेफ्टी, डिपॉजिटेड फंड्स की सेफ्टी। मैं टर्म्स आपको इसलिए बताता रहता हूं ताकि मतलब देखो, मैं ये चाहता हूं कि आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप उस पेपर की वही लैंग्वेज आप लिख कर, ठीक है। इंडियन पर्सन लिविंग इन अमेरिका, ये जीएस पेपर 1 में यूज हो जाएगा। जीएस पेपर 2 में इसको आपको यूज करना चाहिए टर्म डायस्पोरा। धीरे धीरे करके वोकैबुलरी, डिक्शनरी सब स्ट्रांग हो जाएगा, बस रिवीजन अपनी बहुत स्ट्रांग रखना। आगे बात करते हैं, जो प्रोविजंस हैं आरबीआई एक्ट के। मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, पहले बताओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम सही बढ़ूँ मैं आगे इसमें। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बताओ सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, ठीक है। अबे ये वाली बात तो कम से कम कॉन्फिडेंस से बोल दो, आराम करो। हाँ नहीं नहीं हाँ। जो प्रोविजंस हैं आरबीआई एक्ट की, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रेंज। कोई एक मिनिमम रेट या मैक्सिमम रेट नहीं है कि कितना आरबीआई सीआरआर चार्ज कर सकता है, वो अलग बात है। ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम परसेंटेज, लेकिन आरबीआई एक्ट के अंतर्गत देयर इज नो रेंज, कोई रेंज प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है फॉर फिक्सिंग सीआरआर। सीलिंग रेट का मतलब होता है, सीलिंग कहाँ होती है आपके घर में, सीलिंग कहाँ होती है,
भाई हमारे घर में तो सीलिंग जो मेरे को ऊपर दिख रही है, पंखा लगा उसको बोलते हैं, आपके घर में किसको बोलते हैं? आशमा, उसी को बोलते हैं ना, शुक्र है भाई। अपर नहीं हुए। और फ्लोर आशमा जिस पे मैं खड़ा होता हूँ उसको बोलते हैं हमारे घर में, तुम्हारे घर में? उसी को। सही घर में रह रहे तुम यार। नैरो माइंडेड पीपल इन स्मॉल वर्ल्ड। अपर लिमिट एंड लोअर रेट फॉर फिक्सिंग CRR, जैसे याद है? बताओ, एक लैंड रिफॉर्म आया था जिसने अपर लिमिट लगा दिया था, क्या नाम था उस लैंड रिफॉर्म का 1960s में? हाँ बताओ कौन सा आया था? प्रधानमंत्री का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म का नाम पूछ रहा हूँ। जिसने अपर लिमिट लगा दी थी, इससे ज़्यादा पर्सन लैंड ओन नहीं कर सकता। क्या था उस लैंड रिफॉर्म का नाम? सबसे रिमार्केबल लैंड रिफॉर्म। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग प्लस लैंड सीलिंग एक्ट। पढ़ेंगे हम 7 चैप्टर में नितिन सिंघानिया के, और पूरी 11th क्लास की जो NCERT है उसके अंदर। ठीक है, इसको लिख लेना श्रेया नोट्स के अंदर अभी। जो प्रोविजन है RBI एक्ट की, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी रेंज फॉर फिक्सिंग CRR। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए RBI कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करता है। क्या मतलब इसका? इमेजिन करके देखो, मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, और RBI को क्या संकेत मिलेगा? क्या बढ़ रहा है? किसका सायरन बढ़ेगा? मनी सप्लाई बढ़ रहा है, किसका सायरन बजेगा RBI के दिमाग में? इन्फ्लेशन। अब इस मनी को खींचना है, क्या टर्म यूज करूं इसके लिए मैं? लीकेज के इंजेक्शन। लीकेज सक आउट करना है मनी को इकोनॉमिक सिस्टम से। RBI CRR बढ़ा देगा, सॉरी, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इसके अंतर्गत RBI क्या करेगा? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विल बी ऑब्लाइज्ड, किस चीज के लिए? पैसा कम रखना है RBI के पास कि ज्यादा रखना है? ज्यादा रखना है। किसके पास पैसा कम हो गया अब जब ज्यादा रख दिया RBI के पास? बैंक के पास। अब बैंक क्या नहीं कर सकेंगे आसानी से? लोन नहीं दे सकेंगे, और लोन की डिमांड जब मार्केट में ज्यादा होगी तो बैंक क्या करेंगे? किसको बढ़ा देंगे? इंटरेस्ट रेट को। अल्टीमेटली पब्लिक लाइक अस विल बी इनकरेज के डिस्करेज? किस चीज से? लोन लेने से। हो गई कनेक्टिविटी आपकी। ऐसे स्पून फीडिंग करा करो अपनी खुद की। एक स्टेप से दूसरा स्टेप क्या बन सकता है? अपने आप लॉजिक है यार, इसमें तो आपको पता ही है। रियल इकोनॉमी आपके हाथों में होती है, आपकी उंगलियों में, आपके ऊपर नाचती है वो। बस आपको इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किताबों से लेना पड़ता है। इनिशियली CRR बहुत ज़्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली इट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन बाय RBI ओवर द ईयर्स। 31 मार्च 2022 तक अगर हम लोग बात करें, CRR स्टूड एट 4%। किसका 4%? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 4%। अब कौन सा कीवर्ड आ गया? कौन सा कीवर्ड आ गया? वेरी गुड। और इसको कैसे समझा जाए? फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ डिपॉजिट्स
जो कि एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रिसीव करेगा। कोई भी एक नाम देना स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मुझे। हाँ, पीएनबी। ₹3 हैज टू बी केप्ट असाइड बाय देम विद आरबीआई इन कैश। ये एक समझाने का तरीका है। अब आप कहोगे 4% तो 100 रुपये का 4 रुपये होता है ना, वो समझाने के तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। दिल से लगा के मत बैठ जाया करो किसी चीज़ को। हाँ, कुछ एरर हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि रेट ही मतलब जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना, जब हम एग्जाम में बैठेंगे अपडेटेड रेट्स ये जान लेंगे। अब क्या ये जो 4% ऑफ NDTL है श्रेया, क्या ये ज़रूरी है? पत्थर की लकीर है ये हमारे एग्जाम तक, इंटरव्यू तक 2025 तक जब हम इंटरव्यू दे रहे होंगे 2024 वाला, ये पूरा रहेगा ये यहाँ तक फिक्स है? ये ज़रूरी तो नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? CRR देखो फ्लक्चुएट कैसे करता है, दिखाऊं इसकी स्पीड, इसकी वॉलेटिलिटी दिखाऊं। CRR इज मेंटेन्ड ऑन एन एवरेज बेसिस ड्यूरिंग द फोर्टनाइट, यानी कि हर कितने दिन में थोड़ा सा ऊपर नीचे करा जाता है। फोर्टनाइट कितना? हर 2 हफ्ते में। एक रिक्वायरमेंट और है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, क्या? ऑल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डेली मेंटेन अ मिनिमम CRR बैलेंस ऑफ 95% ऑफ एवरेज रिक्वायरमेंट। एवरेज रिक्वायरमेंट जितनी है उनकी, ये काम करने के लिए, ये एक्टिविटी करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, कुछ भी है, दे आर रिक्वायर्ड टू डेली मेंटेन अ मिनिमम CRR बैलेंस ऑफ 95% ऑफ देयर एवरेज रिक्वायरमेंट। ये लाइन अपने आप में देख रहे हो कितनी धमाकेदार लाइन है। आरबीआई पूरी की पूरी कोशिश क्या कर रहा है, एक सिंगल बैंक भी क्या ना करे, फॉल्टर ना कर जाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली किसकी साइकोलॉजी खराब होगी? पब्लिक की। पब्लिक क्या करेगी उसके बाद? बैंकिंग सिस्टम को अलविदा, घर में कैश रखते हैं, बैंक बेकार है, डूब जाते हैं। जिनके पैसे येस बैंक के पूरे की पूरी, जब येस बैंक डूबा था उसमें अटक के रह गए थे, और जिनको नहीं मिले अपने पूरे धीरे धीरे करके मिले। येस बैंक कल को सारे बैंकों को चीर के आगे निकल जाए, कभी वो इंसान दोबारा येस बैंक में अकाउंट खुलवाएगा क्या? और उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे बैंकिंग सिस्टम को अलविदा कह चुके होंगे। फिर हिंदुस्तानी परिवारों में आप जानते हो कैसी बातें चलती है, अरे कुछ नहीं होता, मेरे पैसे डूब गए थे, तुम तो जानते ही हो, बर्बाद है, हो जाएंगे, तुम जितना मर्जी रख लो, एकदम से ही खबर आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अगर अब होगा क्या, ये सब क्यों करवा रहा है आरबीआई? ये सब क्यों करवा रहा है? 2 हफ्ते के बेसिस पर मेंटेन करने को बोल रहा है, डेली मेंटेन करने को बोल रहा है। अगर ये मैंने हिंदी वाली जो बातें लिखी थी ना, अब वो हेल्प करेंगी आपकी। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो फेल कर जाता है टू मेंटेन CRR जितना आरबीआई ने फिक्स कर रखा है, उसको पेनल्टी अमाउंट, पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट 3% पर एनम अबव द बैंक रेट ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट। शॉर्टफॉल अमाउंट मतलब क्या? जितना रखना था CRR में उतना नहीं रखा, उतना नहीं दिया, जितना अमाउंट बच गया। आरबीआई ने रखने को बोला था कि डिपॉजिट करो हमारे पास कैश में 10 करोड़ रुपए, पीएनबी ने डिपॉजिट करे 7 करोड़ रुपए। कितने अमाउंट का शॉर्टफॉल है अभी? 10 करोड़ आरबीआई ने बोला था CRR रखो हमारे पास, पीएनबी ने 7 करोड़ ही रखे। कितने अमाउंट का शॉर्टफॉल है? 3 करोड़ का। इस 3 करोड़ पे पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट?
3% ऐसे नहीं, नील नहीं, 3% अब बैंक रेट। और बैंक रेट कितना चल रहा है? 4%, 4.25, हाँ सबसे ज्यादा भाई। इफ द शॉर्टफॉल, एक सेकेंड, इफ द शॉर्टफॉल कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, डेली बढ़ता रहता है ये। याद है जैसे कि एक चीज हम पढ़ते हैं श्रेया, एमपी अगर एलिजिबल नहीं है और वो फिर भी पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे तो 500 रुपए का डेली का फाइन लगता है, और वो बढ़ता ही चलेगा डेली डेली डेली। याद है? नहीं है ना? थप्पड़ मारो अपने। इफ द शॉर्टफॉल कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, penal interest is to be paid at bank rate plus 5%। 5% भाई अगले दिन ही 2% बढ़ गया। बैंक रेट तो देना ही है, बैंक रेट पे तो देना ही है। 4.25% तो यही हो गया। और देख लो प्लस 5%, मतलब ऑलमोस्ट मयूर देख रहे हो 9 से 10% का एक दिन के अंदर पेनल्टी लग गई। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तब एकदम से, कभी कहते हैं ना कि एकदम से पता नहीं क्या हुआ था कि कल शेयर एकदम से नीचे आ गया था बैंक का और एकदम से ऊपर उठ पड़ा। इस प्रकार की खबरें कभी कभार उस बैंक के शेयर्स की वैल्यू को फ्लक्चुएट कर देती है। एंड दैट इज द बेस्ट अमाउंट टू इन्वेस्ट। जब ऐसे करके कभी कोई शेयर नीचे आ जाए एकदम से 2 हफ्तों के लिए या फिर एक दिन के लिए, कि ना कोई खबर है ना कुछ हुई, एकदम से नीचे क्या हो गया ये, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अमाउंट। एवरेज करना कहते हैं इसको। मैं आपको एक चीज और बता रहा था, जरा एक हायर लेवल की एनालिसिस देता हूँ, थोड़ी सी सरदर्दी बनेगी आपके लिए, कर तो आप चुके ही हो, लेकिन बस एक हिंट बतानी है बस आपको, सरदर्दी बनेगी, लेकिन इस सरदर्दी को आपको अपनाना तो पड़ेगा ही, और वो आप अपना भी लोगे। बताता हूँ पहले क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे को। दोबारा इसके ऊपर आओ। CRR, CRR क्या था? मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, DTL, है ना? कल को ना यूपीएससी इतना चालाक है आशमा, वो क्या करेगा श्रेया, वो ना कह देगा कैश रिजर्व रेशियो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैश रिजर्व रेशियो, इट कैन बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स, नंबर 1 balances in overdue fixed deposit, number 2 outstanding telegraphic transfers, number 3 staff security deposit, number 4 cash collaterals. Only one is correct, 3 are correct, all are correct, none are correct. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझ पा रहे होगे श्रेया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमें टोटल लिस्ट जो है DTL की वो पता होनी चाहिए, हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। इनमें से वो 3-4 को निकाल कर कह सकता है कि इसका मिनिमम परसेंटेज क्या पार्ट होता है CRR का? बिल्कुल होता है यार। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में मानता हूं 1 + 2 + 3 होता है इसके हिसाब से, लेकिन इनमें से 4 चीजों को चेरी पिक कर कर भी तो स्टेटमेंट बनाई जा सकती है आशिमा, नहीं? कि जैसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए श्रेया कि इनमें से बताओ क्या चीजें DTL का पार्ट होती है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या चीजें DTL का पार्ट होती हैं, सारी चीजें नहीं पता होनी चाहिए, बताना। ऐसे ही ये पता होना चाहिए आपको। कुल मिलाकर मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, 100 बात की एक बात अगर मैं बोलूं आपसे,
टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ की लिस्ट आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि NDTL जो होता है वो क्या होता है, DTL माइनस एसेट्स ऑफ द बैंक। फिर एसेट ऑफ द बैंक क्या होता है, एसेट ऑफ द बैंक विद अदर बैंक्स, बैंक जो एडवांस देते हैं वो, यानी कि लोन वगैरह, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये समझ में आया आपको, पहले बताऊं? पक्का A to Z CRR समझ में आ गया? अब ना RBI की बहुत गंदी आदत है, रेपो रेट चल रहा होता है तो वो LTRO ले आता है, LTRO चल रहा होता है तो वो TLTRO ले आता है। अब अच्छा वाला CRR चल रहा था, नोटबंदी के टाइम पर एक टेम्पररी तौर पर एक टूल आया, इंक्रीमेंटल CRR। लगे हुए थे यूपीएससी के लौंडे नोट्स बनाने इसके, अरे भाई पक्का क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, और उस टाइम पर बनते भी थे, फंसते थे क्वेश्चन। 2016 का तो पेपर सबसे रिमार्केबल पेपर था, आखिरी पेपर था जिससे हर एक इंस्टीट्यूट के 90+ क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट सीरीज से फंस गए थे, डायरेक्ट सेम स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन। उसके बाद जो डाउनफॉल आया है तब से मार्केट गिरती चली गई इंस्टीट्यूट्स की, और 20, 21, 22, 23 खत्म हो गई। पढ़ाता हूँ आपको इंक्रीमेंटल CRR क्या होता है। पहले बताओ कैश रिजर्व रेशियो से आप क्या समझे, सबसे पहले बेसिक बताओ मुझे, कैश रिजर्व रेशियो क्या है। RBI क्या कह रहा है कि तुम्हें मिनिमम परसेंटेज ऑफ DTL किसके पास रखना पड़ेगा, खुद के पास भी रख सकते हैं वो, क्या क्यों रखना ही तो है, मैं अपने पास रख लूंगा। भरोसा नहीं है ना, तो किसके पास रखना पड़ेगा, RBI के पास। अब RBI इसको कैसे मेंटेन करता है, फोर्टनाइटली बेसिस पर और कुछ डेली बेसिस पर। अब एक आता है नोटबंदी के टाइम पर इंक्रीमेंटल CRR, इन एडिशन टू कैश रिजर्व रेशियो। ये तो चलता ही आ रहा है, ये अभी भी चल रहा है। एक कंसेप्ट आया था इंक्रीमेंटल CRR, इसको RBI ने इंट्रोड्यूस करा था 2016 में। एंड याद रखना, जैसा कि मैंने आपसे बोला, नोटबंदी के टाइम पर आया था, ये टेम्पररी मेजर था। अभी चल रहा है क्या, नहीं। सबसे पहली स्टेटमेंट अगर यूपीएससी को बनाकर आपको देनी होगी ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैश रिजर्व रेशियो, तो एक लाइन टूज देगा इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, और फिर लिख देगा एट प्रेजेंट स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को इतने इतने परसेंटेज पर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, या फिर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो से 0.25% ज़्यादा है या 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। कंसेप्ट बस पता क्या होना चाहिए लोगों को, ये चल ही नहीं रहा है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी इंक्रीमेंटल CRR एट प्रेजेंट, नॉट एट ऑल। ये टेम्पररी मेजर था, सिर्फ किसको देखते हुए, किस इवेंट को संज्ञान में रखते हुए ये आया था, डीमोनेटाइजेशन। कौन से नोट बंद हो गए थे, अच्छा अभी कौन से बंद हो गए, अभी बंद नहीं हुए। और वो लिस्ट रेडी है श्रेया, हर नोट के पीछे किसकी फोटो होती है, तो फिर क्या मनी इन बैंकिंग पे कर रखा है। हाँ, और अगर भूल गए अगर उससे, तो ये तो CB सचदेवा के अंदर पहले ही इंट्रोडक्शन में उसमें बता दिया था मैंने।
अच्छा, नहीं नहीं, तो वो नहीं नहीं, तो वो टेबल नहीं बनाएगी किस नोट के पीछे क्या बन रखा होता है। मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, मैं वो इसकी बात नहीं कर रहा कलेक्शन की, कि सांची स्तूपा कौन से नंबर के नोट के पीछे है, चंद्रयान का मिशन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। वेरी बैड श्रेया, अभी तक तो थप्पड़ मारने को कहता था, अब गरम चिमटा करना और लगा लेना अपने, और भूल गए इसे एंड तक तो फिर। मैं अपनी ज़बान से, अब ज़बान के बाद अगर वो भरोसा करता हूँ तुम्हारे नोट्स पे करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बोलता जा रहा हूँ और कुदरत उनको टाइप करते जा रही है कहीं ना कहीं। तो कृपया अगर मैं खांसी भी लेता हूँ तो जो अभी तक आप डालते हुए आए हो ना कि हाँ इस पॉइंट पे खांसी ली थी इन्होंने, तो उसको भी डाल लो नोट्स के अंदर। मुझे लगा उसको लिख दिया होगा यार, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है यार तुम सबके लिए, मैं बता रहा हूँ सच में। हमारे देश में न्यूमिस्मैटिक्स का, सिक्कों का म्यूजियम कहाँ पर है? अब ये मत बोल देना मेरे घर के पास है, मैं सबसे बड़े म्यूजियम की बात कर रहा हूँ देश में, इंडियन न्यूमिस्मैटिक म्यूजियम। कहीं बोल दो मेरे घर के पास है। हर चीज़ दिल्ली में नहीं होती। पता करके बताना, कोलकाता के गुजरात। ठीक है। अच्छा, मिनिमम एफडी मतलब 7 डेज की होती है, और कितना ब्याज मिल जाता है? मिनिमम कितना मिल जाता है हमारे देश में 7 दिन के ऊपर, और मैक्सिमम कितना मिल जाता है? अरे तो बताओ ना ऐसे कि क्या है, मतलब कितना रेंज फ्लक्चुएट करती है, और क्या होमवर्क करने को बोला था मैंने, मैं खुद ही नहीं पता कर लेता फिर, इससे बढ़िया तो ये इट वॉज अ प्योरली टेम्पररी मेजर टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी पोस्ट डीमोनेटाइजेशन। ये ज़्यादा लिक्विडिटी कैसे आ गई थी बताओ श्रेया, किसकी वजह से? नहीं, औरतों की वजह से, चोरी कर करके जो हमारी मम्मियाँ पापों के जो पैसे रखती थी वो निकल आए थे। जितने लौंडों के पास नोटरी निकलना आशिमा, उतने मम्मियों के पास निकले हैं। तो एज पर आरबीआई डायरेक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर, scheduled commercial banks were required to maintain additional average daily balance in terms of incremental CRR कितने परसेंट पर? at 100% on the increase in net demand and time liabilities। मतलब जब उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट आ रहा है, उस इंक्रीज अमाउंट पर 100% का डेली एवरेज के तौर पर ये कैश रिजर्व रेशियो को रखना पड़ेगा, जिसको बोला जा रहा था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। इसका टाइम पीरियड देख लो आप, 26 सितंबर 2016 से 11 नवंबर 2016 तक बस ये चीज़ लागू हुई थी। और एक ऐसी विंडो थी, कितनी किस चीज़ की विंडो थी ये? बताओ। अरे पुराने नोट लेकर आने, जमा करने बैंक के पास, उसमें क्या सोच रहे हो इतना? 100% मतलब वो जो एनडीटीएल के बियॉन्ड जो इंक्रीज होगा ना, उसका 100% एक्स्ट्रा। बैंकों के पास फ्लड होने लगा था एकदम से पैसा, यार बहुत सारा पैसा। अब पता है आरबीआई को क्या डर था? इतने लोग डिपॉजिट करवाने आ रहे हैं पैसा, बैंक ना फटाफट से लोन 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 सर्कुलेट ना कर दे इकॉनमी के अंदर, क्योंकि बैंक तो इंतजार में रहते हैं कब डिपॉजिट आए, खिसका दो लोन के तौर पर पैसा। क्यों? इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आएगा, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। और जबकि आरबीआई कौन सा सेफ्टी क्लॉज लेकर चलता है पूरी इकॉनमी के लिए? पहले किसका पैसा बचाओ और फिर घुमाओ पैसा? पब्लिक का। और उस टाइम पर बैंकों के मैनेजर ने बहुत पैसा कमाया, अगर तुम जानते हो अगर इस चीज को, तो क्यों अर्पित? है ना?
दिस वॉज टू बी मेंटेन्ड बाय देम फ्रॉम द फोर्टनाइट बिगनिंग 26 नवंबर 2016। अब मुझे एक होमवर्क और करके देना कि जो सितंबर तक की विंडो है 2000 नोट के डिपॉजिट करने की, यानी कि अभी भी लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बैंकों के पास आ रहा होगा पैसा, कुछ औरतों के पास फिर से निकल रहे होंगे 2000 के नोट, इस टाइम पर पति को जल्दी पकड़ा दिए होंगे पिछली बार के सबक से। जानना ये चाहता हूं, होमवर्क ये है आपका, क्या इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो फिर से सितंबर तक एक्टिवेटेड है कि नहीं। ये तो बुक में लिखा हुआ है अभी, लेकिन ये तब थर्ड एडिशन तो कब का आ गया था, ये तो डिसीजन अभी है ना, 1 महीने पहले का। क्या इंक्रीमेंटल सीआरआर फिर से एक्टिवेट हो गया सितंबर तक 2023 तक 2000 नोट के डिपॉजिट को करने के लिए कि नहीं। इसके बारे में प्लीज सर्च करके ग्रुप पे बता देना। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नो कॉम्प्रोमाइज। 2024 के प्रीलिम्स के अंदर अगर ये स्टेटमेंट आ गई ना, कहाँ कहाँ से ठोकोगे पता भी नहीं चलेगा। और इतना होमवर्क तो यार कर ही सकते हो यार। उसके बाद पहले बताओ समझ में आई ये सारी चीज़ें। बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलो, गूंगो। आया समझ में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।